नमस्कार। द क्रेडिबल हिस्ट्री के इस नए एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। देश में एक नए तरह की देशभक्ति चली है जिसमें कपड़े देखकर देशभक्त और देशद्रोही के बीच में पहचान की जाती है। बताया जाता है कि एक धर्म को, और उस धर्म के ही नहीं, उस धर्म में भी जो एक पार्टी या एक संगठन के प्रति वफादार हैं, सिर्फ वही देशभक्त हैं। उसके अलावा दूसरे धर्म के लोग या उस धर्म के वो लोग जो उनसे वफादार नहीं हैं, वो सारे के सारे आज के ज़माने में देशद्रोही घोषित कर दिए गए हैं। ऐसे में इतिहास खंगालना कई बार बहुत काम देता है। आप जाते हैं इतिहास में, देखते हैं कि एक पूरी लड़ाई जो अंग्रेज़ों के खिलाफ हुई थी वो हिंदुस्तानियों ने कैसे लड़ी थी। और ऐसा ही इतिहास खंगालते हुए जब आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि उनके साथ कितने सारे मुस्लिम सिपहसालार थे जिन्होंने अंत तक उनका साथ दिया। सबसे पहले तो आपको अजीमुल्ला खान के बारे में मैं बताऊंगा। अजीमुल्ला खान कोई मातहत नहीं थे लक्ष्मीबाई के। अजीमुल्ला खान की कहानी कभी अलग से भी सुना दूंगा। पढ़े लिखे बेहद खूबसूरत नौजवान थे वो, जो उस ज़माने में बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते थे। और जब अंग्रेज़ों ने राजा की मृत्यु के बाद झांसी को कब्जा करने की कोशिश की, जो उनकी पॉलिसी थी कि गोद लिए हुए बच्चे को नहीं देंगे, तो झांसी की जो कब्जा करने की पूरी कोशिश थी अंग्रेज़ों की, उसके खिलाफ महारानी लक्ष्मीबाई ने अजीमुल्ला खान को अपना वकील बनाकर इंग्लैंड में भेजा था कि इंग्लैंड की महारानी के सामने, इंग्लैंड की संसद में हमारा केस रखा जाए और हमारा राज्य बचाया जाए। अजीमुल्ला खान इंग्लैंड गए थे, साथ में नाना साहब ने भी अपना केस उन्हीं के हाथों भेजा था। वो इंग्लैंड गए थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि इन दोनों राज्यों को बचाया जा सके, लेकिन अंग्रेज इस बात पर राजी नहीं थे। इंग्लैंड से लौटने के बाद अजीमुल्ला खान के समझ में आ गया था कि अंग्रेज कभी भी हिंदुस्तान के लोगों के साथ नहीं हो सकते हैं। और फिर जब 1857 की जंग शुरू हुई तो अजीमुल्ला खान ने उसमें अपना सब कुछ लगा दिया। 1857 का जो तराना लिखा गया, कौमी तराना उसको कहते हैं, वो तराना अजीमुल्ला खान ने ही लिखा। उन्होंने ही सबसे पहले मादरे वतन यानी भारत माता, जिसका अनुवाद होगा, पहली बार भारत को मादरे वतन कहा। तो वो अजीमुल्ला खान थे जो नाना साहब और झांसी की रानी का केस लेके इंग्लैंड गए, लौट के आए, 1857 की लड़ाई लड़ी इन सब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। और कहानी वहां से शुरू जरूर होती है, वहां पर ख़त्म नहीं होती है। दरअसल उस ज़माने में जो तोपखाना हुआ करता था वो बेहद इंपॉर्टेंट हुआ करता था। बड़ी लड़ाई में तोपखाने का अपना महत्व हुआ करता था। महारानी लक्ष्मीबाई के तोपखाने के जो भी इंचार्ज थे वो सारे पठान थे। मैं नाम लेकर और अलग अलग उनकी बात करता हूं। सबसे पहला नाम आता है गुलाम गौस का। गुलाम गौस और खुदा बख्श, ये दोनों लोग पठान थे और झांसी की रानी के तोपखाने के तोपची थे। आप जानते हैं कि उस जमाने में किसी भी सेना की हार या जीत का फैसला जहां पैदल, फौजी, घुड़सवारों, हाथी और इन सब चीजों पर निर्भर करता था, वहीं तोपखाने का एक अलग से महत्व होता था। किसी भी लड़ाई की बड़ी मुहिम में जब दुश्मन बेकाबू हो जाता था या किला वगैरह उड़ाना होता था तो तोपखाने का इस्तेमाल होता था। जिन दो लोगों का मैंने नाम लिया, गुलाम गौस और खुदा बख्श, ये रानी के तोपखाने के इंचार्ज थे। फिरंगियों ने आज़ादी की लड़ाई कमज़ोर करने के लिए रानी से कई बार लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन हर बार महारानी के किले और अंग्रेज़ों के बीच में अगर कोई खड़ा होता था तो ये दो माहिर निशानेबाज तोपची, गुलाम गौस और खुदा बख्श। जब भी अंग्रेज़ों ने किले पर हमला किया, गुलाम गौस ने अपने सटीक निशाने लगाकर दुश्मन सेना में लाशों के ढेर लगा दिए। गुलाम गौस एक ऐसे तोपची थे जिनके ऊपर रानी को पूरा विश्वास था और गर्व भी था। जब अंग्रेज़ों ने रानी का किला जीतने के लिए आखिरी बार बहुत बड़ी तैयारी की,
खूब सारा गोला बारूद और बड़े से तोपखाने के साथ किले पर जोरदार हमला किया, तो उधर से गौस पठान और खुदा बख्श ने भी अपनी पूरी तैयारी करके रखी हुई थी। घमासान लड़ाई हुई, जैसी कि लड़ाई होती थी, उधर से भी तोप चली, इधर से भी तोप चले, अंग्रेजों का अच्छा खासा नुकसान हुआ। लेकिन उसी समय एक हादसा ये हुआ कि सरदार गुलाम गौस को दुश्मन की एक गोली आकर लगी और वो वहीं पर शहीद हो गए। रानी के पक्ष में लड़ते हुए स्वाधीनता संग्राम सेनानी गुलाम गौस जो हैं वो देश पर जान न्यौछावर कर गए। जब वो नहीं रहे तो खुदा बख्श ने कमान संभाली। मैंने आपको बताया कि खुदा बख्श भी उनके एक वफादार तोपची थे और अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए खुदा बख्श भी शहीद हुए। महारानी कितनी इज्जत करती थी गुलाम गौस और खुदा बख्श का, ये इस बात से ही समझ में आता है कि उन दोनों लोगों के सम्मान में अपने महल में ही उन्होंने उनका कफन दफन किया। यानी कि रानी के महल के अहाते में ही उनके जो दो मुसलमान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके वफादार तोपची थे गुलाम गौस और खुदा बख्श, दोनों की कब्रें बनी हुई हैं। जब आप झांसी जाते हैं, झांसी में जाकर महारानी का जो महल है, अब तो तोड़ फोड़ दिया अंग्रेज़ों ने, जो उसके खंडहर बचे हैं उसमें जब आप गुलाम गौस और खुदा बख्श की कब्रें देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि आज़ादी की लड़ाई में कोई एक कौम, कोई एक धर्म नहीं, सब मिलकर लड़े थे। लेकिन यहीं पर बात ख़त्म नहीं हो जाती है। एक और सरदार थे रानी के बेहद विश्वास पात्र बुरहानुद्दीन। बहुत लंबी कहानी बताने की जगह मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, सरदार बुरहानुद्दीन तलवारबाजी के उस्ताद हुआ करते थे और कोई बात हुई थी जिसके चलते वो रानी की जो नौकरी थी वो छोड़कर चले गए थे। लेकिन रानी के ऊपर जब खतरा आया तो वो लौट कर आए और रानी की सेना में शामिल हो गए। आप जानते हैं कि झांसी से रानी निकली और उनको उम्मीद थी कि ग्वालियर में जो सिंधिया हैं वो उनका साथ देंगे, लेकिन सिंधिया ने साथ नहीं दिया। सिंधिया तो गद्दारी कर बैठा था, सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया और रानी की जो स्थिति थी वो स्थिति ऐसी हो गई कि करो या मरो। उनको शायद ये पता ही चल गया होगा कि अब संघर्ष करके शहीद होने के अलावा उनके सामने कोई भी चारा नहीं रह गया है। और आप जानते हैं कि जब ऐसा बुरा वक्त आता है तो बहुत सारे लोग छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन सरदार बुरहानुद्दीन आखिरी वक्त तक अंग्रेजों के खिलाफ रानी के साथ लड़ते रहे। ज़बरदस्त तलवारबाजी की, रानी को बचा लिया, लेकिन रानी की रक्षा करते करते वो इतने जख्मी हो चुके थे कि अंत में उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई तो स्थिति कुछ ऐसी थी कि उनकी लाश मातृभूमि की गोद में थी और सर पर महारानी लक्ष्मीबाई का हाथ रखा था। रानी ने सरदार बुरहानुद्दीन का कफन दफन भी अपने महल के अहाते में ही किया। और आखिर में एक और ऐसे ही दीवाने की कहानी जिसने रानी का साथ कभी नहीं छोड़ा, आखिरी सांस तक रहा, उसका नाम था गुल मोहम्मद। ग्वालियर में जब रानी अपना आखिरी संघर्ष कर रही थी तो उनके साथ था गुल मोहम्मद। रानी लक्ष्मीबाई जब जंग के मैदान में बहुत ज़्यादा घायल हो गई तब उनका बदला लेने के लिए गुल मोहम्मद ने उनके कातिल अंग्रेज पर अपनी तलवार से वार किया और उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। हालांकि इस लड़ाई में रानी की सर का एक हिस्सा कट गया था और आंख लटक के बाहर आ गई थी, तो वो बेहोश हो गई थी और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई थी। गुल मोहम्मद ने जीते जी तो रानी का साथ दिया ही, शहीद होने पर भी अपना फ़र्ज निभाया और उनकी लाश को बाबा गंगादास की कुटिया के करीब घास के ढेर पर रखकर चिता की अग्नि दी। आप सोच कर देखिए कि महारानी लक्ष्मीबाई के आखिरी समय में जहां एक हिंदू राजा सिंधिया ने उनको धोखा दिया, वहां एक मुस्लिम सैनिक गुल मोहम्मद उनके साथ था। उसके साथ रघुनाथ सिंह भी थे और रघुनाथ सिंह और गुल मोहम्मद वो 2 लोग थे जिन्होंने मृत रानी की अंतिम क्रिया की। तो ये छोटी सी कहानी थी, 3 या 4 वीरों की मैंने आपको बात की। बुरहानुद्दीन की बात की, गुल मोहम्मद की बात की, 2 तोपचियों की बात की, गुलाम गौस और खुदा बख्श और अजीमुल्ला खान की बात की, जो रानी और नाना साहब का केस लेकर इंग्लैंड गए, 1857 की आज़ादी में हिस्सा लिया। ये सारी बातें इसलिए कि 1857 में जब हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे
तो हिंदू और मुसलमान एक होकर लड़ रहे थे। इसलिए हारे हम ज़रूर, लेकिन हमने ज़बरदस्त संघर्ष किया। यही हमारी परंपरा थी। और इसके बाद अंग्रेज़ों को समझ में आ गया कि अगर हिंदुस्तान पर कब्जा बनाए रखना है तो हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में बांट देना पड़ेगा। दुर्भाग्य से इस खेल में हमारे अपने कुछ लोग शामिल हो गए और आज हालात यहाँ पहुँचे हैं कि हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करके देखा जाता है। देशभक्ति तय करने में धर्म की बात देखी जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर महारानी लक्ष्मीबाई का हम सम्मान करते हैं, अगर महारानी लक्ष्मीबाई को हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहते हैं, तो उस गुल मोहम्मद को क्या कहेंगे जिन्होंने उनका आखिरी दम तक साथ दिया? हम उस गुलाम गौस और खुदा बख्श को क्या कहेंगे जो शहीद हो गए महारानी के लिए लड़ते लड़ते? हम उस बुरहानुद्दीन को क्या कहेंगे जिसने आखिरी दम तक महारानी का साथ दिया? और क्या हम भूल जाएंगे वो आपसी रिश्ता जिसके चलते महारानी ने मुस्लिम सैनिकों को, जो उनके वफादार सैनिक थे, उनको अपने महल के अहाते में कब्र दी? जिस समय कई हिंदू राजा, सिंधिया और ऐसे कितने सारे लोगों ने महारानी को धोखा दिया, उस समय ये पठान सैनिक उनके साथ थे। यही हमारी परंपरा है, ऐसे ही हमारा देश बना है और इसी एकता के सहारे हम हमेशा खड़े रह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे और भी बातें करेंगे। शुक्रिया।